अगले आधे महीने तक तेजस ने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त रहते हुए अपना समय बिताया। वह सामान्य रूप से खाना खाता, साधना करता और समय समय पर आन्या के बारे में सोचता। इसके अलावा उन्होंने राजबंधुओं और हिमांशी के साथ युद्ध अभ्यास में भी हिस्सा लिया। तेजस के कठोर प्रशिक्षण की वजह से उनके साथियों की प्रगति काफी तेजी से हो रही थी, जो आदित्य राज द्वारा सिखाए गए प्रशिक्षण से भी ज्यादा प्रभावी साबित हो रहा था। हालांकि तेजस सबसे छोटा था, फिर भी वह राजभाइयों को रोजाना चुनौती देता था। ये उनके लिए, खासकर हिमांशी के सामने, काफी शर्मनाक था। अच्छी तरह से पोषित होने की वजह से उनका विकास सामान्य हो गया था। एक राज अपने बड़े होने के कारण कामों में अधिक निपुण था, जबकि 2 राज और 3 राज अक्सर हिमांशी की वजह से विचलित हो जाते थे। ये 2 राज के लिए बुरा था, लेकिन 3 राज के लिए और भी कठिन था, क्योंकि उनकी उम्र एक जैसी थी। इस बीच हिमांशी और तेजस के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं। इस नई गतिशीलता के चलते व्यावहारिक पाठों के दौरान राजभाइयों ने स्वाभाविक रूप से तेजस को हराने के लिए और अधिक प्रयास किया। एक और शाम गुजर गई। तेजस साधना के लिए जाने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक उसे शोर सुनाई दिया। वह तुरंत खिड़की से दूसरी मंजिल पर चढ़ गया। आदित्य राज पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे और आगंतुक वही बाघ आदमी था जो पिछले दिन आया था। उसने नया मुखौटा पहन रखा था। आदित्य राज बिना कुछ कहे उन दोनों को सीधे शांत कमरे में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। बाघ आदमी ने सीधे तेजस की ओर देखते हुए कहा, उच्च अधिकारियों ने आपके अनुरोध को मंजूरी दे दी है। प्रारंभिक योजना भी अंतिम रूप ले चुकी है। आदित्य राज ने चिंतित होते हुए पूछा, आपकी योजना क्या है? हालांकि तेजस अभी भी तकनीकी रूप से एक साधारण मानव बच्चा है, वह लगभग एक जागीरदार है। उसके संचालक के रूप में अगर वह अचानक गायब हो जाता है तो मुझे जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसके अलावा हाल के वर्षों में रिडेम्पशन सोसाइटी के विकास के साथ दानव कबीले अब मानव जागीरदारों पर अपने नियंत्रण में पहले से कहीं अधिक सख्त हो गए हैं। बाघ आदमी ने उन्हें आश्वस्त किया, भाईराज चिंता मत करो, इससे आप कोई आंच नहीं आएगी। हम एक बड़ी अराजकता पैदा करने की योजना बना रहे हैं और इसे ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसी स्थिति में एक छोटे से गुलाम का गायब होना या मर जाना ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। हम इस अवसर का उपयोग तेजस को दूर ले जाने के लिए करेंगे। आप ये विकर्षण कैसे उत्पन्न करेंगे? आदित्य राज ने पूछा। आपको वो चौथे क्रम के फ्लैश तेंदुए की घटना याद है जिसे तेजस ने टकराव प्रतियोगिता में हराया था? जैसा कि आप जानते हैं, फ्लैश तेंदुए कबीले और पवन भेड़िया कबीले घातक दुश्मन हैं। तब से काली सिटी में उनके बीच कई झड़पें हुई हैं और वे केवल तभी रुकीं जब शहर के स्वामी ने हस्तक्षेप किया। हम फ्लैश तेंदुए कबीले को इस जगह पर हमला करने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका खोज लेंगे। इस अवसर का उपयोग करते हुए हम तेजस को यहां से निकाल लेंगे। जब तक आप अपनी सुरक्षा करते हैं तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये योजना सुनकर तेजस की आंखें चमक उठीं। यह वाकई एक अच्छी योजना लग रही थी। फ्लैश लेपर्ड कबीले द्वारा विंड वुल्फ कबीले के गांवों पर हमला ऐसे कट्टर दुश्मनों के लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों में छोटे मोटे संघर्ष अक्सर होते रहे हैं। हालांकि फ्लैश लेपर्ड कबीले का सबसे नजदीकी गांव सैकड़ों मील दूर था, इसलिए इस खास जगह पर विवाद अक्सर नहीं होते थे। फ्लैश लेपर्ड के हमले का स्वाभाविक रूप से मानव जागीरदारों से कोई लेना देना नहीं था। जो भी घटनाएं इसके बाद होंगी, उनका दोष आदित्य राज और मानव जागीरदारों पर नहीं डाला जा सकता था। रिडेम्पशन सोसाइटी के पास कुछ तरकीबें थीं। आदित्य राज ने भी यही सोचा और कहा, संघर्ष का पैमाना बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, अन्यथा मुझे डर है कि इससे हमारे लोगों को नुकसान हो सकता है। हम इसे नियंत्रण में रखेंगे। हमारे बुजुर्गों में से एक इस ऑपरेशन की देखरेख करेंगे। अगर कुछ भी गलत हुआ तो बुजुर्ग सीधे हस्तक्षेप करेंगे। बाघ आदमी ने गंभीरता से कहा। आदित्य राज ने सिर हिलाया और फिर तेजस की ओर देखा। तेजस ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पास और कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, बाघ आदमी ने कहा, मैं अब विस्तृत योजना साझा करूंगा। भाईराज, आप और तेजस के अलावा इस बारे में किसी को मत बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। यह बाद में आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। हाँ, मैं समझ गया, आदित्य राज ने उत्तर दिया। बाघ आदमी ने फिर चमड़े का एक रोल निकाला और उसे खोलकर एक नक्शा दिखाया। यह विंड वुल्फ टाउन और उसके आसपास के इलाके का नक्शा था।
उसने तेजस की ओर देखा और पूछा, क्या तुम ये नक्शा पढ़ सकते हो? तेजस ने नीचे देखा, फिर केंद्र के पास कहीं इशारा करते हुए पूछा, क्या यह हमारा शहर है? सही है, यहां पर विंडवुल्फ टाउन है और यहां से काली सिटी की ओर जाने वाली सड़क है। यहां पर विंडवुल्फ टाउन के 5वें क्रम के भगवान का निवास है और वहां पर 6ठे क्रम के उच्च पुजारी रहते हैं। एक बार जब फ्लैश तेंदुए हमला करेंगे तो वे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सभी का ध्यान वहां जाएगा। हमारी प्रारंभिक योजना फ्लैश तेंदुओं को इस दिशा से हमला करने के लिए निर्देशित करना है। उच्च पुजारी के निवास के पास का क्षेत्र मुख्य संघर्ष क्षेत्र होगा। भाईराज, उस दिन सभी जागीरदारों को इकट्ठा करना सुनिश्चित करें और आकस्मिक चोट से बचने के लिए घर के अंदर रहें। एक बार जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो एक अलार्म बज जाएगा। तेजस, जब आप अलार्म सुनते हैं तो अपने दिमाग में गिनती शुरू करें। 1 से शुरू करें और इस गति से गिनें, 1, 2, 3, 4, 5, 300 तक। फिर घर से बाहर निकलें और शहर के पीछे की ओर भागें। आपके प्रस्थान के साथ समन्वय करने के लिए हम अराजकता पैदा करने के लिए विंडवुल्फ टाउन पर आक्रमण करने में फ्लैश तेंदुओं की सहायता करेंगे। भाईराज, उस समय जल्दबाजी में काम न करना याद रखें। अन्य जागीरदारों की अच्छी तरह से रक्षा करें। यदि कोई फ्लैश तेंदुआ आता है तो बेझिझक मुकाबला करें। यदि आप फ्लैश तेंदुओं के जागीरदारों का सामना करते हैं तो कृपया उन्हें न मारें। कुछ हमारे समाज के सदस्य भी हैं। तेजस, नक्शे पर स्थानों को अच्छी तरह याद रखना। हम इस स्थान पर मिलेंगे। मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। फिर हम यहां से निकलेंगे और काली नगरी की ओर चलेंगे। भाईराज, लड़ाई के बाद तुम जाकर सबको बता देना कि एक फ्लैश तेंदुए ने तेजस का अपहरण कर लिया है। तुम जाकर पवन भेड़िया भगवान से शिकायत भी कर सकते हो। इससे हमारी योजना पूरी हो जाएगी। फिर बाघ आदमी ने पूरी योजना 3 बार दोहराई। तेजस और आदित्य राज के साथ हर स्थान और हर समय बिंदु पर जोर दिया। उसने उन्हें इसे दोहराने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने इसे सही ढंग से याद किया है। योजना इस प्रकार है, हमें 3 दिन में आगे बढ़ना है। मैं 2 दिन में वापस आऊंगा और तुम्हारे साथ अंतिम समय की पुष्टि करूंगा। तेजस, याद रखना कि जब समय आए तो अपने साथ कुछ भी मत लाना, बस चुपचाप निकल जाना। समय सटीक होना चाहिए क्योंकि हमें तुम्हारे और फ्लैश लेपर्ड्स के बीच कुछ दूरी रखनी है, नहीं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर तुम देर से पहुंचे और फ्लैश लेपर्ड से टकरा गए तो उनसे बचकर भागना वाकई मुश्किल हो जाएगा और यह सारी योजना बेकार हो जाएगी। क्या तुम समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है? तेजस ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। बाघ आदमी ने संतोष से कहा, अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। मैं 2 दिन में वापस आऊंगा। उस आदमी के जाने के बाद आदित्य राज ने तेजस की ओर उलझन भरी निगाहों से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। तेजस चुप रहा। उसके हिसाब से रिडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन को उसके जैसे छोटे गुलाम को ले जाने की तैयारी में आधा महीना लग गया था। उनके उद्देश्य की विशालता को देखते हुए उन्होंने काफी लंबा समय लिया था। सौभाग्य से व्यवस्थाएं सावधानीपूर्वक की गई थीं। उसे चुप देखकर आदित्य राज आगे बढ़ा, तेजस के कंधे पर हाथ रखा और उसे कसकर गले लगाया। जाओ, तुम्हें वहां जाना चाहिए। अपनी प्रतिभा के साथ तुम मानवता के लिए और अधिक कर सकते हो और करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई खतरा मिले जिससे तुम निपट नहीं सकते तो वापस आने का रास्ता खोजो। वैध पहचान के बिना भी मैं तुम्हारा शिक्षक हूं और मैं यहां तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। यह हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। गुरुजी, मैं वापस आऊंगा, तेजस ने गंभीरता से कहा। आदित्य राज ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अगर जगह उतनी अच्छी है जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं तो बाद में दूसरों को भी अपने साथ ले जाएं। ठीक है। तेजस को बिल्कुल पता था कि आदित्य राज क्या चाहता था। आदित्य राज ने गहरी सांस ली। शायद मुझे भी कुछ करना चाहिए। चलो, ये शुरुआत है। जब तक वे तुम्हें सफलतापूर्वक ले जा सकते हैं, मैं औपचारिक रूप से रिडेम्पशन में शामिल होने और यहां उनका मुखबिर बनने के लिए सहमत हो जाऊंगा। गुरुजी, तेजस के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसके मन में आदित्य राज कभी कायर नहीं रहा। वह बस अपने लोगों की रक्षा के लिए जो कर सकता था कर रहा था, जो उन लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा सराहनीय था जो बेपरवाही से अपनी जान देने के लिए दौड़ पड़े।